इकोनॉमी को जिस तरह से एक डेडलॉक का सामना है, और अगर किसी हद तक यूएई, सऊदी और चाइना हमारी इकोनॉमी को रेस्क्यू ना करते तो हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट या फेलियर स्टेटस क्रिएट हो सकता था। समझने की ज़रूरत हमें इस चीज़ की है कि आखिर बिला आखिर हमारी इकोनॉमी का ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम हमेशा ही क्राइसिस को फेस करते हैं। तो हम जब अगले पिछले 20 साल से अपनी इकोनॉमी का रिव्यू करें तो हमें अपनी इकोनॉमी का जो मजाज सामने आता है वो ये है कि ये एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बन चुकी है, एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है। हम ये भी देखते हैं कि आईएमएफ पे हम आज तक 17 दफ़ा जा चुके हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडिया जो है वो अपनी तारीख में 1 दफ़ा, बांग्लादेश 2 दफ़ा। तो एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से और एक्सपोर्ट्स ना होने की वजह से ये डेफिसिट्स हमेशा रहते हैं, और फिर इन सीरीज ऑफ डेफिसिट्स को मैनेज करने के लिए वही साइकिल रिपीट किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि ऑब्वियसली इंपोर्ट्स को कटेल किया जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों को रिवाइव करने के लिए जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जब तक इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्री में नहीं होगी, जब तक इंडस्ट्री प्रमोट नहीं होगी, तब तक हम इस सिस्टम से, इस मॉडल से बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, बजाय कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जैसे कि माजी में होती रही है, और जिसकी वजह से जो है वो वैल्यू ऐड ही नहीं होती और इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो पाती जिसकी वजह से लार्ज स्केल बेनिफिट हम उठा सकें। तो हमें जो है वो अपनी इस इकोनॉमी के मॉडल को बदलना पड़ेगा। हमें दुनिया के लिए चीज़ें बनानी पड़ेंगी, हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ रिफाइनरी भी पाइपलाइन में है, जो कि बड़ी ही एक मुस्बत तब्दीली लाएगी।